Hello everyone. Today we will discuss chapter 9 of our book Indian Constitution at Work, Constitution as Living Document. तो बेटा यहाँ पर already in the classes we have discussed about the concept as a living document. Now see what are the provisions which makes our constitution as a living document. So we have described our constitution as a living document. What does that mean? इसका meaning क्या है? Almost like a living being, this document keeps responding to the situation and circumstances arising from time to time. Then it says that almost like a living being. Living means जीवंत. तो किसी अन्य जीवित प्राणी की तरह ही दिस डॉक्यूमेंट कीप्स रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस. हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये हर चेंजिंग सर्कमस्टांस और सिचुएशन और नीड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता आ रहा है और करता भी है. वो सिचुएशंस जो अराइज होती हैं टाइम टू टाइम, नीड के अकॉर्डिंग जो सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं तो उनके सॉल्यूशंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो. ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, ठीक है, आज से 70 साल पहले बनाया गया और वो इन 70 साल के बाद 70 ईयर्स के बाद इट डज नॉट रिस्पॉन्ड एस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड द कंट्री एंड द गवर्नमेंट. लाइक अ लिविंग बीइंग the constitution responds to experience. In fact that the answer to the riddle we mentioned at the beginning about the ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक्सपीरियंस से रिस्पॉन्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन. जैसा भी एक्सपीरियंस सोसाइटी में या गवर्नमेंट के सामने आता है उसी के अकॉर्डिंग वी जस्ट फाइंड आउट द प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स. इवन आफ्टर सो मैनी चेंजेस इन दी सोसाइटी. देखिए इंडिपेंडेंस के बाद हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. इतने चेंजेस आने के बावजूद भी आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू वर्क इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी टू बी डायनामिक. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इफ़ेक्टिवली जो है काम करता रहा है और इसकी जो एबिलिटी इट इज़ कॉल्ड टू बी ए डायनेमिक एबिलिटी है. डायनेमिक एबिलिटी यही इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है जो चेंजिंग परिस्थितियों में भी ये जो है हमें हर सिचुएशन के लिए जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. टू बी ओपन टू द इंटरप्रिटेशन, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा जो है इंटरप्रिटेशंस के लिए ओपन है. जैसी भी सिचुएशन है हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की इंटरप्रिटेशन करते हैं और उस इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट करते हैं जो मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम पीपल के लिए हो. एंड द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग सिचुएशन और इंटरप्रिटेशन को चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. और यही जो बात है कॉन्स्टिट्यूशन की कि हम इस जो इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, यही इसका एक हॉलमार्क बनाता है कि और वो क्या है, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम पीपल. प्रैक्टिस एंड आइडियाज़ कीप इन अ डेमोक्रेसी प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज़ कीप इवॉल्विंग ओवर टाइम एंड द सोसाइटी इंगेजेस इन एक्सपेरिमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस. ठीक है, डेमोक्रेसी में कोई भी डेमोक्रेसी ले लीजिए, प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज़ कीप इवॉल्विंग. नए नए आइडियाज़ नई नई प्रैक्टिसेस सामने आती रहती हैं टाइम के अकॉर्डिंग. एंड द सोसाइटी इंगेजेज इन एक्सपेरिमेंट, और जो सोसाइटी है हमारी वो एक्सपेरिमेंट्स में इंगेज रहती है. अकॉर्डिंग टू दिस अ कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है एंड येट अलाउ फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस, और जो नई प्रैक्टिसेस को इवॉल्व करता है, सामने लेकर आता है. बिकम्स नॉट ओनली ड्यूरेबल, वो ड्यूरेबल ही नहीं होता है बट आल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिस्पेक्ट फ्रॉम द सिटीज़न. और वो सिटीजन्स की रिस्पेक्ट सिंबल भी है कि हम सिटीजन्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन से, उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने की कोशिश की जाती है.
द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एज, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन बीन एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को प्रोटेक्ट करने में एबल है? एंड प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, और क्या ये डेमोक्रेसी को भी प्रोटेक्ट कर सकता है? और इसका आंसर रहेगा यस। ठीक है। इन द पास्ट 60 डिकेड्स, पिछले 6 दशकों के अंदर, सम वेरी क्रिटिकल सिचुएशंस अराउज इन द पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पिछले 60 ईयर्स में हमारे सामने कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन अराउज हुई हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स, देश की पॉलिटिक्स में भी और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के मामले में भी, और उन सारी क्रिटिकल सिचुएशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के तहत ही रिजॉल्व किया गया है। वी हैव मेड ए ब्रीफ रेफरेंस टू सम ऑफ दीज इन द चैप्टर ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज़। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज़ की बात करें, द मोस्ट सीरियस क्वेश्चन दैट केम अप, जो सबसे सीरियस क्वेश्चन आया हमारे सामने अगेन एंड अगेन फ्रॉम 1950 से लेकर के, वाज अबाउट द सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। क्या पार्लियामेंट की सुपरमेसी को लेकर के जो है ना बार बार जो है क्वेश्चन उठता रहा है। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज होती हैं, द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द पीपल, वहाँ पर पार्लियामेंट क्या करती है? वो वहाँ के सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करती है। एंड देयरफॉर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव एन अपर हैंड ओवर बोथ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इसलिए ये एक्सपेक्टेशंस करी जाती हैं कि पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों से ऊपर है। एट द सेम टाइम, लेकिन सेम टाइम पर देयर इज़ द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं, एंड इट हैज़ गिवन पावर टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दूसरे ऑर्गन है गवर्नमेंट के उनको भी पावर दी हैं। इसलिए द सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ टू बी ऑपरेट विद इन दिस फ्रेमवर्क, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि नो डाउट पार्लियामेंट सुप्रीम, बट जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, दूसरी ऑर्गन्स हैं, उनको भी पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ज़रूरी हो जाता है कि पार्लियामेंट अपनी जुरिस्डिक्शन या अपने फ्रेमवर्क के अंदर रहकर ही काम करे। Therefore, the supremacy of the parliament has to operate within his framework. Democracy is not only about votes and people's representation. डेमोक्रेसी का खाली ये मतलब नहीं कि लोग वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। इट आल्सो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी में नो डाउट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, बट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स हैज़ टू वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। लॉ के तहत ही, लॉ के अंदर ही इनको काम करना पड़ता है। दे हैव टू एक्सरसाइज देयर पावर्स। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग थ्रू दीज इंस्टीट्यूशंस। ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एंड मेंटेन द बैलेंस विद ईच अदर। इसलिए जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या हमारे ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैं, इनको अपने एक बीच में एक बैलेंस बना के रखना होता है। उस बैलेंस के अकॉर्डिंग ही अपने अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर ही इनको अपनी पावर्स को यूज़ करना होता है और फंक्शन करने होते हैं। अब हमें देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बनाने में जुडिशरी का क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसमें क्या है कि ड्यूरिंग द कंट्रोवर्सी बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, ये कंट्रोवर्सी चली हमारी 1967 से 73 तक चलती रही कि कौन सुप्रीम है। पार्लियामेंट thought that it had the power and responsibility to make laws and amend for the furthering the interest of the poor, backward and the needy people. पार्लियामेंट ये सोचती रही है कि ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉज बनाना, लॉज के अंदर अमेंडमेंट करना, ठीक है, और जो पुअर, बैकवर्ड और नीडी पीपल के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। द जुडिशरी इंसिस्टेड दैट, लेकिन जुडिशरी ने भी पार्लियामेंट को इंसिस्ट किया that all this has to be take place within the framework. जुडिशरी कहती है कि पार्लियामेंट जो भी काम करेगी, लॉज बनाएगी, अमेंड करेगी, ठीक है, वो अपने फ्रेमवर्क के अंदर ही कर सकती है। ठीक है, इट कैन नॉट यूज़ इट्स पावर आर्बिट्रेरीली, या अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर आकर काम नहीं कर सकती है। प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोविज़न, वो फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। एंड प्रो पीपल मेजर शुड नॉट बी बाईपास legal procedure because
once bypass laws even with good intentions that can give an excuse to the power holders to use their power arbitrarily। जुडिशरी कहती है कि पार्लियामेंट को कभी भी अपनी पावर से बाहर जा कर के कोई ऐसा काम नहीं करना है या कोई ऐसा लॉ नहीं बनाना है जो लीगल प्रोसीजर या इंटरेस्ट ऑफ द पीपल को बाईपास करता हो, क्योंकि भले ही अगर लेजिस्लेचर कभी ऐसा काम अगर करती है, चाहे उसकी इंटेंशन अच्छी हो, ठीक है, लेकिन गुड इंटेंशन के साथ भी पार्लियामेंट के द्वारा किया गया कोई भी ऐसा काम जिसमें किसी भी व्यक्ति के अगर फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं या कोई गवर्नमेंट की दूसरी फंक्शनिंग उसमें जो है इन्फ्रिंज हो रही है या उसको इफ़ेक्टिव हो रही है, तो पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर एक बार भी अगर ऐसा किया गया तो गवर्नमेंट बार बार इस तरीके के एक्सक्यूज़ लेगी और अपनी पावर को आर्बिट्रेरली यूज़ कर सकती है। एंड डेमोक्रेसी इज़ एन मच अबाउट चेक ऑन आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ पावर, ठीक है, एंड एज इट इज़ अबाउट द वेलबींग ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस का फॉर्मूला है। ये जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं ताकि कोई भी ऑर्गन गवर्नमेंट का आर्बिट्रेरली यूज़ ना कर सके अपनी पावर का, और वो पावर जो है यूज़ हो सके वेलबींग ऑफ पीपल के लिए। द सक्सेस ऑफ वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन द रिजॉल्विंग दिस टेंशन। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सक्सेस क्या है? यही सक्सेस है कि इस तरीके के जितनी भी टेंशन क्रिएट हुई हैं जुडिशरी और पार्लियामेंट के सामने, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत ही सुलझाया गया है, रिजॉल्व किया गया है। जुडिशरी इन इट्स फेमस केस केशवानंदा भारती रूलिंग फाउंड अ वे आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉम्प्लिकेशन बाय टर्निंग टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रादर देन इट्स लेटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पूरा यहाँ पर दिया गया है ये सब पैराग्राफ, इसमें क्या है कि केशवानंदा भारती केस के बारे में बताया गया है। तो जब ये टेंशन क्रिएट हो गई थी जुडिशरी और पार्लियामेंट के सामने कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ तक अमेंडमेंट कर सकती है, किन किन प्रोविजंस में अमेंडमेंट कर सकती है, तो जुडिशरी ने 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया, जिस केस का नाम था केशवानंदा भारती केस। और इस केस में जुडिशरी ने जो है ये क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट कहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है और कितनी इसकी पावर्स हैं, ठीक है। और यहाँ भी ये भी क्लियर कर दिया इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती है या उसको उसको अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड किए बिना पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में और किसी भी प्रोविज़न में अमेंडमेंट कर सकती है, बट इट शुड नॉट इन्फ्रिंज द बेसिक स्ट्रक्चर, इट शुड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर केशवानंदा भारती केस में जुडिशरी ने ये रूल अपहेल्ड किया कि बेसिक स्ट्रक्चर को जो है नहीं छेड़ा जाएगा और बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट किए बिना जो है पार्लियामेंट इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। तो बेटा यहाँ पर ये था कि जुडिशरी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा कि बेसिक स्ट्रक्चर लेट डाउन किया कॉन्स्टिट्यूशन का। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर नाम का कोई ऐसा जो है वर्ड, लेटर या कोई टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, किसी प्रोविज़न या किसी पार्ट में नहीं दिया गया है कि ये चीज़ें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इसको जुडिशरी ने इवॉल्व किया है बाय इन द केस ऑफ केशवानंदा भारती केस। और वो कैसे इवॉल्व किया है, वो इवॉल्व कहाँ से किया, वो मोटिव और इंटेंशन बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की जो इंटेंशन थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उस इंटेंशन को इंटरप्रेट करके, ठीक है, ये स्ट्रक्चर और ये प्रिंसिपल जो है बेसिक स्ट्रक्चर का ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इतना ये दो पार्ट ये और एक जो है पार्ट हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ये कुछ पार्ट्स जो हैं इस चैप्टर में से हमारे जो है फर्स्ट चैप्टर में मर्ज कर दिए गए हैं सीबीएसई की सिलेबस स्कीम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने ये जो हमारा 9 चैप्टर था लिविंग डॉक्यूमेंट
कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको यहाँ पर रीड कर लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये इस चैप्टर के कुछ एक टॉपिक्स ही हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, तो वो हम कवर कर चुके हैं। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।